नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महापाषाण काल या फिर मेगालिथिक एज की। यह मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम उत्तर भारत में इस काल में हम जो कि 1100 से 300 ईसा पूर्व का काल है, इस काल में हम उत्तर भारत में देखते हैं कि वैदिक काल आ जाता है और जनपद काल से महाजनपद काल की भी शुरुआत हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो नंद वंश है, जो हर्यक वंश है, उनका शासन यहाँ पर चलने लगता है। लेकिन दक्षिण भारत में हम देख रहे हैं कि इस काल में भी हमें महापाषाण काल देखने को मिल रहा है। महापाषाण काल बोले तो थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को समझिए। जो नवपाषाण काल है, जो कि 6000 से 3000 ईसा पूर्व तक रहा, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में समझा था। उसके बाद उत्तर भारत में हमें सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है, जो कि लगभग 2700 ईसा पूर्व से शुरू होकर 2700-2800 ईसा पूर्व से शुरू होकर तकरीबन 1700 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व तक चलती है। 1400 ईसा पूर्व तक उसका धीरे धीरे समाप्ति होती है। फिर हम देखते हैं कि आर्यों का प्रसार होता है, वैदिक संस्कृति की शुरुआत होती है और फिर 1000 ईसा पूर्व के आसपास से उत्तर भारत में लोहे का प्रयोग शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है उत्तर भारत के लिए। उत्तर भारत में दो बड़े बदलाव 1000 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलते हैं, आज से तकरीबन 3000 साल पहले। कौन से बदलाव? पहला, लोहे का प्रयोग करने लगे थे। लोहा तो भैया था ही खदान में, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना उनको नहीं पता था। लेकिन अब इस्तेमाल होने लगा था, लोहे के हथियार बनने लगे, तो जो छोटे छोटे जन थे वे जनपद और महाजनपद में बदले। उन्हीं लोहे से जो फाल होते हैं, जो हल्के खुर होते हैं, वे बनाए गए, कल्टीवेटर जैसे बनाए गए। तो उससे जो ज़मीन थी, जो कड़ी ज़मीन थी, मजबूत ज़मीन थी, उसमें भी जुताई शुरू हो गई। और एक बड़ा परिवर्तन उत्तर भारत में ये देखने को मिलता है कि अब तक जो धान की खेती, धान को खेतों में फेंक कर बोई जाती थी, अब वो उसे रोप कर बोने लगे। इन बदलावों ने उत्तर भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए और द्वितीय नगरीकरण की जो आधार है वह यहीं पर से रखाता है। और फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास यह नगरीकरण अपने चरम स्तर पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दक्षिण भारत में अभी भी लोहे जैसी धातुओं से तो वे जानते हैं, लोहे सोना चांदी वगैरह से वो परिचित हैं, लेकिन अभी भी उनके जीवन का जो मुख्य आधार है वह अभी भी पत्थर है। और हम देखते हैं कि इस काल में भी दक्षिण भारत में जो शव हैं वे बड़े बड़े पत्थरों से ढाके गए हैं और उनके घर सामान्य हैं। चूँकि उनके शवों के ऊपर, उनके जो कब्र है उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर ढके हुए हमें मिलते हैं। यही कारण है कि इस काल को, दक्षिण भारत के काल को अभी भी महापाषाण काल कहा जा रहा है। और यह काल 1100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक चलता है। तो अब हमने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तुलना कर ली। अब हम दक्षिण भारत को समझते हैं। इस काल में दक्षिण भारत में कब्रों का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से हुआ। इस काल के मनुष्यों की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत उनके आवास स्थलों की बजाय बड़े बड़े पत्थरों द्वारा निर्मित उनकी कब्रों की जानकारी मिलती है। इस काल को इसी कारण महापाषाण काल कहा गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि किसी भी जो टॉपिक का नाम होता है वह नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि उस नाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ घटनाएं ज़रूर घटी होती है। जैसे हम भारत के उत्तर में बसी जो सबसे पुरानी सभ्यता है उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह सिंधु नदी के किनारे पनपी। उसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सबसे खोजा गया और सबसे प्रमुख शहर हड़प्पा था, जो कि सबसे पहले खोजा गया। इसी तरह हम इस काल को महापाषाण काल कह रहे हैं, तो उसके पीछे ये वजह है कि इस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत उनके घरों के बजाय, उनकी कलाकृतियों के बजाय, उनकी संस्कृति के बजाय, उनके जो कब्रों के ऊपर बने बड़े बड़े पत्थर हैं, वो इस काल की जानकारी के स्रोत के रूप में देखने को मिलते हैं। इस काल को हम 1100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक मानते हैं। दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की समाप्ति के बाद महापाषाण काल का अस्तित्व दिखाई देता है। यहाँ पर ताम्रपाषाण काल अनुपस्थित माना जाता है। ताम्रपाषाण काल बोले तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे भी समझ लीजिए। नवपाषाण काल 6000 से 3000 ईसा पूर्व तक चला। यहाँ तक तो सब समान था। उत्तर भारत में भी कुछ ऐसी ही गतिविधियाँ थी नवपाषाण काल की, और दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसी ही गतिविधियाँ थी। उत्तर भारत में हम ये देखते हैं कि तांबे जो कांसे हैं उसका आविष्कार नहीं, उसका उपयोग यहाँ पर शुरू हो गया था। साथ ही साथ उन्होंने जो कांसा और टिन मिलाकर एक नई धातु का निर्माण कर लिया और उस धातु को तांबा कहा गया। चूँकि हमें सिंधु घाटी के काल में सबसे ज़्यादा धातु मिलती है कांसा, लेकिन इस काल में एक नई धातु जो कि बहुत रेयर है वो मिल रही है तांबा, इसलिए उस काल को ताम्रयुगीन संस्कृति कहा गया है। यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो धातु मिली है वह कांसा मिली है, लेकिन चूंकि कांसा तो पहले भी था, लेकिन पहली बार क्या मिल रहा है हमें, तांबा। इसलिए इस काल की जो विशेषता है वह तांबे के जो बर्तन हैं, जो तांबे की सामग्रियां हैं, उनके आधार पर इस सभ्यता को या इस काल को ताम्रयुगीन संस्कृति कहा गया है। जबकि इसके विपरीत यही प्रभाव हमें दक्षिण भारत में देखने को नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि दक्षिण भारत से ताम्रयुगीन या ताम्रपाषाण काल विलुप्त है, अनुपस्थित है, और यहाँ पर अभी भी महापाषाण काल हमें देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के उत्खनन में मिली पहली धातु तांबा था, जबकि दक्षिण भारत में हमें पत्थर के उपकरण मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि इसे महापाषाण काल क्यों कहा जा रहा है। अब देखिए, चूँकि हम किसी लाइव क्लास में नहीं है या फिर मैं किसी कोचिंग में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे मुझसे सवाल पूछे और इसके साथ साथ आपके भी डाउट क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि किस तरह से मन में सवाल खड़े होते हैं। तो मैं खुद अपने मन में सवाल पैदा करता हूँ ताकि मैं आपकी कंडीशन में आकर क्लास को अच्छे से समझ सकूँ। जो कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे बोरिंग सी क्लास बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये हिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं तो इससे बोरिंग और कुछ नहीं। तो दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे अपनी एडवाइस दे सकते हैं। मैं आपके हिसाब से ज़रूर सुधार करने का प्रयास करूँगा। और अगर आप कुछ सकारात्मक देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप क्लास को देख रहे हैं और आप ज़रूर सलाह देने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, नवपाषाण काल की समाप्ति के बाद ताम्रपाषाण काल और लौह युग दोनों एक साथ मिलते हैं। ठीक है, इसलिए महापाषाण काल ताम्रयुगीन लोहयुगीन संस्कृति भी इसे कहा जाता है। महापाषाण काल लोहे से संबंधित काल है। इस काल के लोग लोहे, तांबे और सोने से भी परिचित थे, लेकिन इन धातुओं का ज़्यादा प्रयोग हमें नहीं मिलता। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, घोड़े के कंकाल मिले हैं, लेकिन घोड़े का इस्तेमाल करना वे नहीं जानते थे। महापाषाण संस्कृति पहाड़ों की ढलानों पर प्राकृतिक जलाशयों के निकट रहते थे। इस संस्कृति के लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन था, हालांकि वे कृषि कार्य भी करते थे, पर बहुत कम। पहाड़ों की ढलानों पर रहने के कारण कृषि क्षेत्र कम थे, जबकि कृषि मैदानी क्षेत्रों में अधिक होती थी। स्वाभाविक सी बात है, कृषि मैदानी क्षेत्रों में ही ज़्यादा होती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में अगर होती भी है तो वहाँ पर संसाधनों को पहुँचाना, बैलों को लेकर जाना, फिर वहाँ पर बखरना, फिर वहाँ पर सारी चीज़ें करना थोड़ी मुश्किल पड़ती है। अब कृषि में ये रागी के अलावा चावल, गेहूं, जौ आदि फसलें भी उगाने लगे थे। कृत्रिम सिंचाई का उपयोग भी किया जाता था नहर के जरिए, यानी कि नहर के प्रमाण भी हमें मिले हैं। गाय, बैल, भेड़, बकरी जैसे पशु पालने के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं।
महापाषाणकालीन संस्कृति के लोग घोड़े से भी परिचित थे, जो उनके मध्य एशियाई संपर्क को दिखाता है। अब यहाँ पर मध्य एशियाई संपर्क की बात कैसे आ गई? क्योंकि घोड़ों का जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वह मध्य एशियाई क्षेत्र ही था। आगे भी आप जब मध्यकाल पढ़ेंगे और कृष्णदेव राय जो कि दक्षिण भारत के सबसे महान शासकों में से एक हुए हैं, उनके बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने बड़ी मात्रा में मध्य एशिया से घोड़ों का आयात करवाया था। और जितने भी भारत के महान शासक हुए हैं उनमें से ज़्यादातर ने जो घोड़े का इस्तेमाल करते रहे हैं, उन्होंने घोड़े का आयात मध्य एशिया से ही करवाया। और जैसे कि भारत मसालों के लिए फेमस है, कपास या जो रेशमी वस्त्र थे उनके लिए फेमस था, उसी तरह मध्य एशिया का जो प्रमुख व्यापार था वह घोड़े था। रोमन शासकों के सिक्के भी यहाँ पर जो इस काल की कब्र हमें मिलती है ना, वहाँ पर से उन कब्रों में हमें रोमन शासकों के सिक्के मिलते हैं। अब कैसे पता लगा कि रोमन शासकों के सिक्के हैं? तो जो रोमन क्षेत्र के जो शासक रहे होंगे, उधर उत्खनन हुआ होगा, उनके जो सिक्के मिले होंगे, उनके सिमिलर हमारे इधर सिक्के मिले। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्होंने इधर के क्षेत्र आकर जीते होंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब यही हो सकता है कि या तो कुछ लोग उधर से आए होंगे या इधर से उधर गए होंगे। अब वो क्यों आना जाना करेंगे और क्यों मुद्राओं को इस तरह से फेंकेंगे? क्यों? क्योंकि उन्होंने आपस में व्यापार किया। क्या किया? आपस में व्यापार किया। महापाषाण कालीन कब्रों से तांबे, कांसे, सोने के आभूषण और तांबे के बर्तन एवं उपकरण, लोहे के उपकरण एवं शस्त्र, मानव अवशेष, काले एवं मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं। महापाषाण कालीन कब्रों से लोहे के अनेक उपकरण प्राप्त होते हैं। इसमें कृषि उपकरण सीमित है एवं युद्ध के उपकरण अधिक हैं। कब्रों में सामान रखना उनके पुनर्जन्म में विश्वास को दर्शाता है। उत्तर भारत में भी हम देखते हैं, जो महाराष्ट्र में एक इनाम गांव करके क्षेत्र आता है, जो कि नवपाषाण काल का क्षेत्र है शायद, अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर ये क्या करते थे कि अगर कोई मर जाता है तो उसके साथ में खाने पीने की चीज़ें रखते थे। अब इससे क्या होता था कि उन्हें ये लगता था कि भाई ये अंदर कुछ खाएगा पिएगा जिंदा होकर वापस, या फिर पुनर्जन्म वगैरह में विश्वास रखते थे। अंधविश्वास की शुरुआत हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि नवपाषाण काल में भी हमने देखा था कि कहीं पर जो इंसान अगर मर जा रहा है तो उसके साथ में उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाया जा रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं 1960 के दशक तक ऐसा माना जाता था कि महापाषाण संस्कृति का विकास गोदावरी नदी से सुदूर दक्षिण भारत में हुआ है। लेकिन 1960 के दशक के बाद हुए नवीन अनुसंधानों से उत्तर भारत में भी हमें महापाषाण स्थल देखने को मिलते हैं। हालांकि उत्तर भारत में इन स्थलों की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तर भारत की संस्कृति काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। दक्षिण भारत के स्थल की अगर हम बात करें तो इन्हें ध्यान में रखना। पूछ लिया जाता है अक्सर कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के स्थल बताइए। ब्रह्मगिरी, हल्लूर, पिकलीहल, संगनकल्लू, चिंगलपेट, पय्यमपल्ली, कोचीन, पोरकालम, तिरुनेलवेली, पोचमादम आदि। अब ये याद ना होए भैया, तो ये ध्यान में रख लेना कि आज हमारे जो शहर है, आज हमारे ज़िले में अल्लू अर्जुन आने वाले हैं। आज रंग पंचमी है तो उनको बुलाएं, बोले अब पता लगेगा असली अल्लू अर्जुन आ रहे हैं या नकली अल्लू अर्जुन आ रहे हैं। तो साउथ से अल्लू अर्जुन का नाम याद रख लो, रामचरण का नाम याद रख लो, और फिर उसके बाद में इन सबको भी याद कर लो, तो चीज़ें कुछ ना कुछ याद हो ही जाएंगी। ठीक है, अब हम दक्षिण भारत में देखते हैं जो स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण है पूर्वी आंध्र एवं तमिलनाडु। दक्षिण भारत में जो महापाषाण काल के स्थल मिले हैं, उनका सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में स्थल हमें मिले हैं? तो वे मिले हैं पूर्वी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, उत्तर भारत के महापाषाणिक स्थल की बात करें तो इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बांदा, सोनभद्र, कोल्डी हवा जैसे क्षेत्रों में हमें ये स्थल मिलते हैं। विंध्य क्षेत्र भी इस संस्कृति के प्रमुख स्थलों में से एक है।
महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र से ताम्रपाषाण संस्कृति के स्थलों में लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं, अतः इसे ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध महापाषाण स्थल माना जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें ध्यान में रखना। अब इन सभी स्थलों को आपको ध्यान में रखना है, खास तौर से जो उत्तर भारत में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के स्थल मिले हैं उन्हें ध्यान में रखना। अब ध्यान में रखने के लिए एक बड़ा सा मैप अपने कमरे में लगा सकते हो और मैप में उन स्थलों को टिक कर सकते हो ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें अलग अलग माध्यमों से बैठे। साथ ही साथ आप अपने एक पेज में इंडिया का मैप बनाकर इन्हें दिखा सकते हो। और इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप NCERT पढ़ो। NCERT में बहुत अच्छे से मैप के ज़रिए चीज़ों को दर्शाया गया है, तो वहाँ पर आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो। लगभग सभी महापाषाण कालीन कब्रों से मानव अवशेष की जानकारी मिलती है। इससे आंशिक समाधिकरण का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वाराणसी के हथिनिया गुफा में क्षेत्र में हमें संगोरा व्रत की जो कब्र है वह मिलती है। अब ये संगोरा व्रत क्या होता है ये मैं आपको आगे चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। चकिया क्षेत्र के ककोरिया स्थल से संगोरा व्रत एवं शिष्ट प्रकार की कब्रें हमें देखने को मिली हैं। ककोरिया से लोहे का साक्ष्य भी नहीं मिला। नागपुर क्षेत्र से भी लोहे के प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं, जो इन्हें ताम्र पाषाण संस्कृति से जुड़ा महापाषाण स्थल बनाता है। अब इसके बाद देखिए, कोटिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, इस क्षेत्र से हमें शिष्ट संगोरा व्रत प्रकार की कब्रें मिली हैं। मानव अवशेष नहीं मिले हैं, बल्कि पशुओं की हड्डियां, लघु पाषाण उपकरण, तांबे व लोहे के उपकरण हमें मिले हैं। यहाँ की कब्रें लघु पाषाणों से निर्मित है। वही उत्तर भारत के महापाषाण कालीन स्थलों में अधिकांश कब्रें संगोरा व्रत की हैं। अब ये संगोरा व्रत क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। इतिहासकारों द्वारा लगभग 40 प्रकार की कब्रों की पहचान की गई है और इनमें से प्रमुख प्रकार की जो कब्र है वह है संगोरा व्रत। और संगोरा व्रत की कब्रें हमें कहाँ मिल रही है? जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के स्थल हैं उत्तर भारत में, उनमें हमें इस तरह की कब्रें मिल रही हैं। अब संगोरा व्रत क्या होता है ये देखो, यहाँ पर एक व्यक्ति को कर दिए दफना दिया है ना, ये हड्डी काट टाइप का व्यक्ति यहाँ पर दफना हुआ है, ताबूत में उसे दफना दिए हैं और ताबूत के आसपास गोलाकार तरीके से, गोल तरीके से पत्थरों से उसे ढक दिया गया है, तो इसे कहते हैं संगोरा व्रत। तांबे, लोहे, सोने के उपकरण लाश के साथ रखे जाते थे क्योंकि वे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, तो उन्हें लगता था कि भाई ये फिर से जन्म लेगा और इसके काम आने चाहिए। तो इस तरह से वे ताबूत में व्यक्ति और उसके साथ कुछ सामग्रियों को भरकर उसे दफना देते थे और कब्र को गोल तरीके से, गोल रूप में पत्थरों से ढक दिया जाता था और ये कहलाती थी संगोरा व्रत। ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। उदाहरण की बात करें तो चिंगलपेट, तमिलनाडु, कोटिया, हथोनिया जैसे क्षेत्रों में हमें ये मिलती हैं और क्षेत्रों के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब जो मैनहीर कब्रें या नडुकल क्या होती हैं, तो अब यहाँ पर ये देखो, व्यक्ति को दफना दिए हैं ताबूत में और उसके साथ में कुछ सामग्री भरकर दफना दिए हैं, ठीक है। अब ताबूत के पास एक ग्रेनाइट का लंबा सा पत्थर गाड़ दिया जाता था। दोस्तों आपने ज़रूर मूवीज़ देखी होंगी और मूवीज़ में आपने कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियन लोगों का जो कब्रिस्तान होता है वो देखा होगा। तो उसमें कैसा होता है कि कब्र के पीछे एक डंडा जैसा लगा होता है, जो क्रॉस रहता है ना उनका, वो लगा रहता है और एक पत्थर भी लगा रहता है ग्रेनाइट का जिसमें उनकी जानकारी रहती है। अगर नहीं देखा होगा तो आपके शहर में जो क्रिश्चियन लोगों का कब्रिस्तान होगा वहाँ पर जाकर देख लेना। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर कब्र है और कब्र के ऊपर साइड में व्यक्ति के सर के पास में एक लंबा सा एकास्म पत्थर गाड़ा गया है, ठीक है। और ऐसी कब्र हमें मुस्लिम और ईसाई धर्म में देखने को मिल सकती हैं। तो ये दोनों ही बहुत सिंपल एग्जाम्पल थे चीज़ों को समझाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आए होंगे। अब जो डोलमैन कब्र हैं
40 प्रकार की कब्रें इतिहासकारों के द्वारा बताई गई है, जिनमें से 3 सबसे इम्पोर्टेंट कब्र हम यहाँ पर समझ रहे हैं। पहली संगोरा व्रत कब्र हमने देख ली, फिर हमने दूसरी ये मैनहीर कब्र या नडुगल देख ली, अब तीसरी हम यहाँ पर देख रहे हैं डोलमैन कब्र। अब डोलमैन कब्र क्या होता है कि एक व्यक्ति को दफना दिए हैं, उसके साथ में कुछ अवशेष रख दिए हैं। हमने देखा था कि क्या क्या रखते हैं, वो रख दिए हैं, ऊपर से मिट्टी डाल दिए हैं। अब उसके ऊपर एक टेबल जैसी आकृति बना दी जाती है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, 2 तरफ से पत्थर खड़े किए जाते हैं, पैर की तरफ से भी और सर की तरफ से भी, और उसके ऊपर एक आड़ा सिलपाट पत्थर रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये उसके ऊपर एक स्लिप जैसा आप कह सकते हैं कब्र के ऊपर, ये डोलमैन कब्र में होता था। अब कलश सावधान कैसा होता है, तो कलश सावधान सिंपल सी बात है। आज हम अस्थियां लेकर जाते हैं, ज़्यादातर प्रयागराज गया कहीं भी जाते हैं, तो उस तरह से होती थी। इसमें क्या होता था, लोटे में हड्डियों को रख दिया जाता था, ये कलश सावधान हो गया। फिर एक छत्रक शिला यानी कि अम्ब्रेला स्टोन, ये भी कुछ ना कुछ डोलमैन कब्र की ही तरह होती थी, लेकिन इसमें क्या होता था कि छाते की तरह, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि छाते की तरह यहाँ पर आकृति बना दी जाती थी कब्र के ऊपर, ये छत्रक हो गई। फिर शीर्ष शिला, अब ये शीर्ष शिला होडस्टोन, इसमें क्या होता था कि छत्रक शिला जैसे ही यहाँ पर बनाया जाता था, लेकिन इसमें सिर्फ इतना अंतर होता था कि इसमें कब्र सतह के ऊपर होती थी। यहाँ पर ज़मीन में गाड़ दिए भाई साहब को, उसके ऊपर ये छत्रक बनाया गया है, और इसमें कब्र भी ऊपर ही है, एक चबूतरा जैसा, और उस चबूतरे के आइट साइड छत्रक बनाया गया है। छत्रक शिला व शीर्षक दोनों के उदाहरण कोचीन केरल से हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम बात करें गुफा समाधिकरण की, तो चट्टानों को खोदकर गुफा का निर्माण किया जाता है, जिसका मुंह संकरा होता है और इसके अंदर अवशेष रखे जाते हैं, और इसके उदाहरण भी हमें केरला कोचीन पोरकलाम में देखने को मिलते हैं। तो 40 प्रकार की कब्रें होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ प्रमुख कब्रों की ही बात करेंगे, जिनके ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। फिर अगली कब्र होती है पिट सर्कल। पिट सर्कल में क्या होता है कि पिट यानी कि गड्ढा वैसे तो, अब यहाँ पर हमने अवशेष को दफना दिए, उसके बाद में गड्ढा खोदकर अवशेष डाले जाते हैं और पत्थरों से गोल वृत्त बनाया जाता है। यहाँ पर ताबूत में नहीं दफना रहे व्यक्ति को, उसके अवशेष जो लोटे में रहे होंगे वैसे ही अवशेष यहाँ पर गड्ढे में डाल दिए, और फिर गड्ढे को गोल गोल तरीके से पत्थरों से सजा दिया। इसके उदाहरण हमें ब्रह्मगिरी में देखने को मिलते हैं। फिर एक 9वें प्रकार की कब्र भी हमें देखने को मिलती है, शिष्ट सर्कल। शिष्ट सर्कल में क्या होता है कि गड्ढे को खोदे पहले, फिर पत्थरों को ताबूत बनाते हैं और अवशेष रखकर गड्ढे को भर देते हैं। दोनों में ही क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है कि पहले वाले जो शिष्ट सर्कल है, पिट सर्कल है, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि गड्ढा खोदे, अवशेषों को डाले और पत्थरों से गोल चबूतरा बना दिए। शिष्ट सर्कल में क्या हो रहा है कि गड्ढा खोदे, फिर पत्थरों से ताबूत बनाए, पत्थरों का ही, और फिर उसमें रख कर गड्ढे को भर देते हैं। तो दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, और ये दोनों ही हमें ब्रह्मगिरी में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो में समझने का प्रयास किया इस महापाषाण काल को, और जो कि महापाषाण काल को आप पूरा पाषाण काल समझने का प्रयास मत करना। महापाषाण काल दक्षिण भारत का काल है, जो कि हमें 1100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व देखने को मिलता है, और फिर हमें 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक आगे संगम काल देखने को मिलेगा, जहाँ पर संगम लिटरेचर होता है, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका की बॉर्डर पर हमें पांड्य, चेर और चोल जैसे वंश देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया इस काल को, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं ये जानता हूँ कि ज़रूर आपको कहीं ना कहीं किसी लेवल पर बोरियत फील ज़रूर हुई होगी, लेकिन जब आप नेट जेआरएफ जैसे स्टैंडर्ड की तैयारी करते हैं तो फिर आपको हर चीज़ रटनी पड़ेगी भाई साहब, भले ही वो कितनी ही बोरियत क्यों ना हो। रटने में मज़ा तब आएगा जब आप चीज़ों को समझकर उन्हें याद करेंगे, तो आपको मज़ा आएगा। अगर आपको कोई परेशानी या फिर किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप अनुशासन को ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो यही आपको महान बनाता है। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।